हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद एमके। तो फ्रेंड्स 16 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जिसका भी पेपर था, तो फ्रेंड्स जितने मुझे क्वेश्चन वहाँ से मिल पाए हैं मैंने सभी क्वेश्चन इस एक छोटी सी वीडियो में डाल दिए हैं। आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा उनको विकल्प पढ़ने के साथ साथ उनका सही आंसर और उसके बारे में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो सभी इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन के मामले में कवर करा दूंगा। तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। देखिए फ्रेंड्स, संविधान से संबंधित हर पेपर में हर शिफ्ट में 5-4 क्वेश्चन पक्का उसमें सभी में देखने को मिलते हैं और वे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसका राइट आंसर था 29। जो 11वीं अनुसूची है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 73वें संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई है। याद रखिएगा। और जो 12वीं सूची है उसमें कितने हैं? उसमें फ्रेंड्स 18 विषय हैं और 11वीं में है आपके 29 विषय हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 12वीं अनुसूची में क्या है। 12वीं अनुसूची में क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें था नगरीय शासन प्रणाली था 12वीं सूची के अंतर्गत, और नगरीय शासन प्रणाली को सन 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय शासन प्रणाली को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स वो थी आपकी कौन सी? 12वीं अनुसूची, और ये था आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो जो मुख्य जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका कार्यकाल होता है फ्रेंड्स 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की उनकी आयु, और इनमें से जो भी पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए पहले, या फिर उनकी 65 वर्ष की आयु पहले पूरी हो जाए। जो भी पहले पूरा हो जाएगा उतना ही उनका कार्यकाल होता है किसका? मुख्य चुनाव आयुक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी केंद्रीय लोक सेवा आयोग की, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं। और फ्रेंड्स संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच में एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए कौन सा? राज्य लोक सेवा आयोग, इनका गठन किया गया था। इनके गठन का प्रावधान है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आप यूपीएससी या फिर पीसीएस किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को छाप लीजिएगा, क्योंकि आप जिसका एग्जाम दे रहे हैं तो फ्रेंड्स उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपीएसआई अर्थात यूपी दरोगा के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत फिक्स किया गया, तो 50% किया गया। तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यदि आप जिस क्षेत्र में आप पैर रख रहे हो, आप जिसका एग्जाम दे रहे हो, आपको उसके बारे में नहीं पता, तो फ्रेंड्स आपको फिर क्या पता। और एग्जाम में ये चीज़ बहुत चेक करता है और ऐसे क्वेश्चन 1-2 जरूर आता है। तो इसलिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, भाग 14 के अंतर्गत संविधान के, और आर्टिकल है 315 से लेकर 323 के बीच में है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो गठन का प्रावधान है वो इसके अंतर्गत है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि संघ सूची में मूलतः कितने विषय थे। जो संघ सूची हमारी बनी थी संविधान की, तो उसमें मूलतः अर्थात जब वो बना था संविधान तो तब उसमें कितने विषय थे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो संघ सूची है उसमें मूलतः संविधान के लागू होने के समय इसमें कितने थे? 97 विषय थे। और वर्तमान में यदि पूछ लिया जाता है कितने विषय हैं, तो फ्रेंड्स इसमें अब फिलहाल पूरे 100 विषय हैं, 100 इसमें सब्जेक्ट्स हैं। और संविधान के लागू होने के समय जो सम्मति सूची है, संघ सूची में 97 थे, अब 100 हैं। और जो सम्मति सूची है इसमें 47 विषय थे, 47, और अब है इसमें 52 विषय। और जो राज्य सूची थी इसमें फ्रेंड्स लागू होने के समय इसमें 66 सब्जेक्ट थे, और वर्तमान में इसमें फिलहाल 61 सब्जेक्ट हैं। ये याद रखिएगा, इसमें घटे हैं, बाकी दोनों में बढ़े हैं। अर्थात स्टेट जो सूची है, राज्य सूची है, इसमें घटे हैं विषय सब्जेक्ट, बाकी दोनों में बढ़ गए हैं। तो ये दोनों फैक्ट सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ विकल्प बताना नहीं है, विकल्प बताकर मैं भागने वाला नहीं हूँ। आपको मैं पूरा बिल्कुल जड़ तक समझाऊंगा, आपके दिमाग में जब तक पूरा छप नहीं जाएगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल संरक्षण अधिनियम में संशोधन कब हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है 2006 में, यह हुआ था सन 2006 में, इसमें संशोधन हुआ था बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम के द्वारा। और दूसरा फैक्ट है कि जो किशोर न्याय अधिनियम है इसमें ये बना था भाई साहब 2015 में, जबकि जो किशोर न्याय अर्थात बच्चों की देखभाल और संरक्षण के मामले में जो अमेंडमेंट था, जो संशोधन विधेयक था, वो था आपका अभी फिलहाल ही वर्ष 2021 में लेटेस्ट का ही है। ये भी आपसे अगले किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में अर्थात प्रियम्बल में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। ये हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द उसमें जोड़े गए थे। और 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द ये जोड़ दिए गए थे प्रियम्बल में। तो फ्रेंड्स कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके डेली रिपीट हो रहे हैं।
इसलिए मैं कहता हूँ कि जिनका एग्जाम हुआ है वो भी वीडियो देखिएगा, और जिसका एग्जाम होने वाला है तो वो तो 100% देखिएगा, क्योंकि आपको 10-12 प्रश्न पिछली वीडियो से, पिछली पालियों से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 के अनुसार किस धारा के तहत बिना टिकट बस में यात्रा करने पर ₹500 का जुर्माना देना पड़ेगा। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको, जिसमें मैंने 15 नवंबर के ऑल शिफ्ट के एग्जाम के क्वेश्चन डाले थे, तो उसमें मैंने मोटर व्हीकल एक्ट जो 2019 का है उससे संबंधित पूरी एक आपको सूची दी थी, और उसमें सभी के बारे में बताया था। यदि आप हेलमेट नहीं लगाते तो कितना चार्ज देना पड़ेगा, यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो सारा उसमें देख लीजिएगा आप जाकर के, उसका आई बटन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्ले लिस्ट जाकर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो था वो किस धारा के अंतर्गत, वो आईपीसी की धारा 178 के तहत है। 500 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ेगा यदि आप बिना टिकट के बस में यात्रा कर रहे हैं। और ये भी 2019 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अनुसार ये अभी संशोधित एक्ट बना दिया गया। और याद रखिएगा, रेलवे एक्ट की जो धारा 55 है, रेलवे एक्ट की धारा 55 में बिना टिकट यात्रा करने को क्राइम माना गया है। यदि आप रेल में बिना टिकट के यात्रा करते हैं तो वो भी एक क्राइम है, जिसके लिए धारा 137, ये याद रखिएगा, धारा बस में बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा धारा 178 के तहत। और जो ट्रेन में अर्थात रेल में बिना टिकट यदि आप यात्रा करते पकड़े गए तो आपको धारा 137 के तहत 6 महीने की जेल की सजा और जुर्माना दोनों का इनका प्रावधान है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला फैक्ट है कि जो धारा 192A है, इसका संबंध है बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर कितना 10,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। यह आईपीसी की धारा 192A में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। बार बार रिपीट होता है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष थे। और संविधान मसौदा समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 कुल सदस्य थे। जान लीजिएगा कौन कौन से। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी, BR अम्बेडकर थे, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर और DP खेतान। जबकि N माधव राव, उन्होंने BL मित्तर का स्थान लिया था। इन्होंने BL मित्तर का स्थान लिया था, जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया था। और जबकि जो TT कृष्णमाचारी थे, उन्होंने DP खेतान का स्थान लिया था, जिनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी। तो इसलिए कुल 7 सदस्य थे भीमराव अंबेडकर को मिला करके। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया था, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो मैंने आपको एक वीडियो में एक क्वेश्चन भी बताया था, तो इसका आंसर था चार्टर अधिनियम 1813 का था, जिसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था। तो भाई साहब, बार बार मैंने ये कई बार रिपीट किया था, और मैंने जो साइंस की वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था। और एक मैंने कंप्यूटर की वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने बताया था कि भाई साहब जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें किसका प्रयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। और जो दूसरी पीढ़ी के हैं तो जो 1956 से 1965 के बीच में थे, तो उनका भाई साहब उनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका हुआ था एकीकृत सर्किट का प्रयोग। ये तीनों फैक्ट आप छाप लीजिएगा भाई साहब, कोई भी किसी प्रकार से पूछा जा सकता है कंप्यूटर के क्वेश्चन से संबंधित। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई साहब कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो भैया, इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 1919 में मुंबई से। और खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था यहाँ पर। और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में ये चलाया था, जो कि मार्च 1919 से जनवरी 1920 तक ये आंदोलन चला था। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था। ये भी क्वेश्चन आप धुआं वाला भाई साहब आपसे पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो भैया, सितंबर 1920 में जो कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें MG गांधी ने इसका समर्थन किया था, खिलाफत आंदोलन का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो भैया, हर किसी ने ये सही आंसर किया होगा, यदि किसी ने ये भी नहीं किया होगा तो भैया उसका एग्जाम में बैठना ही बेकार है। तो उसका सही आंसर था यूनाइटेड प्रोविंस। इसको जब उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था, इससे पहले भैया इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। और CBI किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो भैया ये कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। ये भी आपसे क्वेश्चन कल पूछा गया था। अनुच्छेद 45 में संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है। देखिए, जो आर्टिकल 45 है, जो इसमें जो अमेंडमेंट था वो हुआ था आपका 86 संविधान संशोधन अमेंडमेंट 2002 में, इसके तहत हुआ था आपका। और ये संविधान के अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की गई कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों की जो शुरुआती देखभाल है और उनकी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो की जाएगी। और इसमें आर्टिकल 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। साथ ही राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। आर्टिकल 21A में इसका उल्लेख है। और आर्टिकल 45 में किसका है कि 6 से 14 साल के 6 से जो कम साल के बच्चे हैं उनकी शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स,
नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किसके द्वारा हो सकता है? तो भैया जो नई अखिल भारतीय सेवा है इसका गठन हो सकता है राज्यसभा प्रस्ताव के द्वारा। राज्यसभा प्रस्ताव देगी, उसके द्वारा ही नई अखिल भारतीय सेवा का गठन हो सकता है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 अर्थात 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं, जिसे हम एक अखिल भारतीय सेवा न्यायिक सेवा सहित ये भी कहते हैं, और इसका बनाने का क्या है अधिकार प्राप्त है किसको? राज्यसभा को। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य, जिसे हम FRP कहते हैं, उसकी सिफारिश कौन करता है? तो भैया इसकी सिफारिश जो है कृषि मंत्रालय की कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस अर्थात CACP करती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, और मैंने आपको इशारा भी किया था कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भैया। अर्थात जो कृषि लागत मूल्य है, MSP है या फिर CACP है, तो इनसे संबंधित एक प्रश्न बन सकता है, तो बन गया भैया, और आगे और भी परीक्षाओं में बनेगा ये। तो याद रखेगा जो CACP है अर्थात जो कृषि मंत्रालय की कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस जो ये संस्था है, इसके द्वारा ही जो है गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य FRP ये तय की जाती है, इसकी सिफारिश की जाती है। और MSP क्या है? जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, MSP के अंतर्गत 23 फसलें शामिल हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक पाली में कि MSP के अंतर्गत कितनी फसलें आती है? तो भैया 23 फसलें आती हैं उसमें। और जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1965 को, और यही जो है केंद्र सरकार के सलाह पर, केंद्र सरकार की सलाह पर, फिर से ध्यान से सुनेगा, केंद्र सरकार की सलाह पर कृषि लागत और मूल्य आयोग ही MSP किसी भी फसल की तय करता है, उसकी घोषणा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि IT एक्ट की धारा 66A किससे संबंधित है? तो देखिए इस धारा के अंतर्गत पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि वह सोशल साइट या पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार कर सकती है। ये इसमें दिया गया है प्रावधान, जो IT एक्ट की धारा 66A है। और सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 66A को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया था। अर्थात जो धारा 66A थी यह पुलिस को अधिकार देती थी कि वह किसी भी व्यक्ति को सोशल साइट पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर गिरफ्तार कर सकती थी। लेकिन अब ये जो है एक्ट ये खत्म हो गया है, अब ऐसा नहीं है, अब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ कोर्ट केस किससे संबंधित है? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ है ये भारत में ऑनलाइन भाषण और मध्यस्थ दायित्व के मुद्दे पर 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एक निर्णय है। और सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 क्लोज ए का सब क्लोज ए इसके तहत जो है गारंटीकृत भाषण की स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर ऑनलाइन भाषण पर प्रतिबंध से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अर्थात IT एक्ट 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो धारा 66A है इसको संविधान ने क्या कर दिया है, अर्थात इसको सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है असंवैधानिक करार। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया था फ्रेंड्स कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं सभी भाई बहनों ने इसका सही आंसर किया होगा। तो भैया 6 वर्ष का होता है, जिनमें से 1/3 सदस्य जो है उसके हर 2 साल में क्या होता है, रिटायर हो जाते हैं। और जनगणना किस विभाग की द्वारा की जाती है? तो भैया गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है, और अभी वर्तमान में हमारे भारत के गृह मंत्री हैं माननीय श्री अमित शाह जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। जो केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है फ्रेंड्स अधिनियम है, ये आपका वर्ष 2003 में पारित हुआ था, और इसके द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये अधिनियम 2003 में बना था। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया फिलहाल वर्तमान में है कौन? तो भैया याद रखिएगा सुरेश N पटेल जी हैं फिलहाल में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। और जो ये आयोग है यह 11 फरवरी 1964 को भारत सरकार के संकल्प के द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सा? केंद्रीय सतर्कता आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था PIL। अब भैया आगे क्या था वो मुझे मिल नहीं पाया, क्योंकि मुझे जितने क्वेश्चन मिले मैंने आपको बता दिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या है। एक क्वेश्चन ये था इस प्रकार से कि PIL, और आगे पता नहीं क्या था, मैं समझ नहीं पाया और मैं पेपर देख भी नहीं आ पाया पूरा, लेकिन मुझे कहीं से क्वेश्चन मिले हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर था इसका जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये पिछले क्वेश्चन में भी अर्थात 15 नवंबर को भी एक पाली में ये पूछा गया था क्वेश्चन PIL से संबंधित कि PIL का पूरा नाम क्या है या फिर अर्थ क्या है? तो भैया उसका अर्थ है जनहित याचिका, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। और इस याचिका के बारे में जान लीजिएगा, ये एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति या तो खुद या अन्य कोई व्यक्ति या संस्था द्वारा पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठा सकता है, या फिर लोक हित में यदि कोई मुद्दा है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उस मुद्दे को उठा सकता है कि श्रीमान जी ये जो मुद्दा है ये जनहित याचिका है, अर्थात ये लोगों के हित में ये याचिका है और लोगों के हित में काम किया जाए। चलिए जनहित का मतलब ये है कि लोगों के हित के लिए।
अगला प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा गया था, छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना प्रवर्ध क्या कहलाती है। तो भैया जो छोटी आंत है उसमें जो अंगुली नुमा संरचना होती है उसे अंकुर कहते हैं, विलाई, अंकुर या विलाई, जो कि भोजन के अवशोषण का काम करती है। और आप जानते हैं कि छोटी आंत में जो है भोजन अंतिम रूप से उसका वहाँ पर पाचन होता है। और जो भू राजस्व कर है यह किस सूची का विषय है, ये भी आपसे पूछा गया था। तो भैया ये राज्य सूची का विषय है, ये स्टेट सूची का विषय है। कौन सा? भू राजस्व कर। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और वाकई क्वेश्चन ये पूछने लायक भी थे। जो CRPC है इसकी धारा 81 किससे संबंधित है। तो भैया जो CRPC की धारा 81 है ये आपकी दंड प्रक्रिया संहिता में उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए, इसका प्रावधान CRPC की धारा 81 में किया गया। अर्थात यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसे IPC की धारा 81 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ये इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे धमाकेदार ये पूछा गया था कि आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 किससे संबंधित है। देखिए कितना जबरदस्त और अच्छा क्वेश्चन था, वाकई पूछने लायक क्वेश्चन पूछे हैं। तो जो आर्टिकल 358 है तो भैया इसका प्रभाव सिर्फ अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त जो अर्थात आर्टिकल 19 के तहत जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके निलंबन पर पड़ता है इसका प्रभाव। जबकि जो आपातकाल की उद्घोषणा है युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण पर की गई हो, अर्थात जब आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो, तब आर्टिकल 358 का जो इफेक्ट जो प्रभाव है सिर्फ आर्टिकल 19, और आप जानते हैं आर्टिकल 19 समानता के अधिकार का एक अनुच्छेद है और इसके तहत जितने भी मूल अधिकार दिए गए उनके निलंबन पर इसका असर पड़ता है। जबकि जो आर्टिकल 359 है इसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो सभी मूल अधिकारों और किसको छोड़कर आर्टिकल 19, 20 और 21 को छोड़कर बाकी के निलंबन पर इसका असर पड़ता है 359 का। जबकि 358 का आर्टिकल 19 के तहत जितने मूल अधिकार दिए गए उनके निलंबन पर इसका असर पड़ता है। ध्यान से इसको दोबारा से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसे लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, जितने क्वेश्चन भैया मुझे मिल पाए थे मैंने आपको बता दिए। तो सभी भाई बहनों से मेरी गुजारिश है, जो भैया अभी आगे भाई बहन अभी आगे आने वाले एग्जाम को देने वाले हैं, उसमें बैठने वाले हैं, तो भैया धुआं करना है तो वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरा समर्थन करिएगा। यदि मेरी आपको मेहनत सफल लगी तो मुझे लाइक करके अपना समर्थन जरूर दीजिएगा और अपने सभी साथियों में, सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को धुआं कर दीजिएगा। भाई साहब जिसके पास कुछ सुझाव देकर चैनल को सब्सक्राइब करके जो पहली बार विजिट किया है तो भैया इस घंटे के निशान को जरूर दबा लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और मेरी कोशिश रहेगी जितने भी एग्जाम होंगे मैं फटाफट से आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप अपने आप को जांच सकें और अपने जो क्वेश्चन आए थे उनको डिटेल से समझ सके और उनसे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे उनको भी आप हासिल कर सके, उनको भी आप समझ सके। तो भैया चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट धमाकेदार दमदार धुआंधार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और आने वाले एग्जाम में जो भी जिसने एग्जाम दिया है तो उनके लिए भी शुभकामनाएं, ताकि उनका सिलेक्शन हो सके, और जो एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए भी भैया और ज़्यादा शुभकामनाएं कि आप वो एग्जाम हॉल में धुआं कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।